नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे बस पलटी, 24 से अधिक लोग घायल। उपचुनाव में चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू, यूपी से बिहार तक छाए। अधिकारी के ज्ञापन लेने न पहुंचने पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने किया रोड जाम। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेखड़ा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हिमाचल प्रदेश से बरेली जा रही बस के मंगलवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट जाने से 24 से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि यह हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर जिला स्टेडियम के पास हुआ है। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए सभी लोग श्रमिक हैं। वे दीपावली मनाने के लिए घरों को जा रहे थे। 4 घायलों को मेरठ रेफर कर दिया था। घटना के बाद बस चालक एवं खलासी फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल पूछा और अस्पताल कर्मियों को घायलों के उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घायलों में लखीमपुर खीरी के गांव कुटबा निवासी अंकित पटेल, रामविलास सीतापुर के गांव शाहपुरा लहरपुर निवासी अमित गुप्ता, बरेली निवासी पंकज, शिवचरण संभल निवासी रिंकू और हरदोई निवासी सरमची एवं ज्ञानवती शामिल है। बता दें कि कल की खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में घने धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली सदर क्षेत्र के मीडावली के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर घने धुंध की वजह से एक के बाद एक 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टारडम एक बार फिर बिहार विधानसभा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के कंधे पर थी। विपक्षी दल उपचुनाव को योगी सरकार के कामकाज के आकलन के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। परिणाम बता रहे हैं कि योगी सरकार जनता के आकलन पर खरी उतरी है। अभी तक के नतीजों के अनुसार ऊपर की 7 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। उपचुनाव के परिणाम योगी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है। साथ ही एक बार फिर उनसे विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज करते हुए उनसे नकार दिया। इस नतीजों में भविष्य का भी संकेत है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सर्वाधिक डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने के कारण सीएम योगी वहां ज्यादा समय नहीं दे पाए। फिर भी उन्होंने एनडीए के पक्ष में ताबड़तोड़ 19 रैलियां की। इन 19 में से 13 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बता दें कि दोपहर 12 बजे तक 283 सीटों पर आए रुझानों के अनुसार जदयू प्लस 122 सीटों पर आगे हैं, वहीं राजद प्लस 109 पर आगे है। इसके साथ ही एक लोक जनशक्ति पार्टी 2 और अन्य 10 सीटों पर आगे हैं। इतना ही नहीं, समाचार लिखे जाने तक बिहार में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन चुकी थी। और अब खबर गोरखपुर से। गोरखपुर जिले में शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों के पास से सोने की चैन, चोरी की बाइक, तमंचा और 10,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। यह रकम एक चैन को बेचकर इन लोगों ने पाई थी। पीपीगंज के जिस सरफरा कारोबारी को चेन भेजी गई थी उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों की पहचान चिलुआताल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी मोनू भारती, पीपीगंज के भगवानपुर निवासी विष्णु कुमार और कैंपियरगंज के निरुद्दीन चक निवासी नागेंद्र चौहान के रूप में हुई है। गोरखपुर जिले के एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इनमें से 2 आरोपी विष्णु और दोनों कभी जेल नहीं गए हैं। बीते दिनों सीसीटीवी फुटेज मिला था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसके बाद इन दोनों ने घटनाओं को रोक दिया था, लेकिन इसी बीच कैंपियरगंज में ये देखे गए थे। डायल 100 के पुलिस वालों ने पीछा किया था, मगर ये बच के निकल गए थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इनके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। इसी बीच कैंपियरगंज के इलाके में एक फिर देखे गए हैं और जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इन लोगों ने शाहपुरा, कैंपियरगंज, गुलेरिया, चिलुआताल, गोरखनाथ और कैंपियरगंज में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसका पर्दाफाश किया गया है। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही सरफरा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसीपी नॉर्थ अरविंद पांडे मौजूद रहे। वहीं कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन लेने उप निर्देशक के न पहुंचने पर चेतना चौराहा के आगे ट्रेजरी के सामने की रोड राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है। जाम उप निर्देशक दिव्यांगजन अखिलेश वाजपेयी के ज्ञापन लेने के बाद खुला। निर्देशक दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन उप निर्देशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कानपुर मंडल को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मांग पत्र में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन करवाने, सरकारी योजनाओं में विकलांग प्रमाण पत्र मान्य करने, सामान्य वर्ग के विकलांगों को जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने व विधायक, सांसद, पार्षद, ग्राम प्रधान के आय प्रमाण पत्र मान्य करने, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑपरेटर की व्यवस्था करने, पुलिस चौकी व थानों व सरकारी संस्थानों में रैंप की व्यवस्था करवाने, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में अवैध रूप से स्कूटर, मोटरसाइकिल पार्किंग हटवाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विकलांगजन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। थाने चौकी में रैंप की व्यवस्था नहीं है। जिलाधिकारी व तहसील सदर कार्यालय में बने रैंप में ताला बंद है। विकलांगजनों के लिए जिलाधिकारी व सीडीओ कार्यालय में लगी लिफ्ट बंद है। सरकार की रैंप सुविधा का लाभ विकलांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई तो 28 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रही है। सरकारी योजनाओं में जो दस्तावेज लगाए जा रहे हैं, सरकार ने उन योजनाओं में तमाम दस्तावेज बढ़ा दिए हैं। जो जनरल कैटेगरी के विकलांग हैं उनका भी जात प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि वो बनते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी रैंप योजना है, रैंप बना है जिलाधिकारी कार्यालय में, रैंप बना है तहसील में, रैंप बना है सीडीओ कार्यालय में, कोई भी रैंप चालू नहीं है, ताला बंद है। जब प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय में रैंप बने होने के बाद वहां ताला जड़ दिया गया है तो उस रैंप का क्या मतलब है? करोड़ों रुपए का ये घोटाला है। तहसील की स्थिति यह है कि रैंप के ऊपर कार और मोटरसाइकिल खड़ी की गई है। आप देखिए, ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय है। यहाँ पर विकलांग व्यक्ति अपने कार्यालय के अंदर नहीं जा सकता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था सरकार की है, ऐसी व्यवस्था सरकार की नहीं होनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए अगर सुगम यातायात की व्यवस्था की गई है तो उसके लिए जो करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है उसका लाभ मिलना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हम आए हैं। सरकार पेंशन योजना में जो काम कर रही है, जो दुकान संचालन योजना में जो काम कर रही है, जो ऋण के लिए जो आवेदन भरे जा रहे हैं, इनमें जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज विकलांग नहीं दे सकता है। आप कहते हो उम्र का प्रमाण पत्र दीजिए, आधार कार्ड में लिखा है उसको मानिए। निवास का प्रमाण पत्र दीजिए, निवास से बड़ा आधार प्रमाण पत्र क्या हो सकता है? आप कहते हैं कि जो है वो आय प्रमाण पत्र दीजिए, ग्राम प्रधान का आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं मानते हैं? पार्षद का आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं मानते? केवल विकलांग व्यक्तियों को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है, जिसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। हम अपना ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 28 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के विकलांग मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। वहीं कानपुर में नगर निगम स्थिति आईसीसी में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के साथ साथ आयुष्मान भारत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड योजना की भी समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा की गई। समीक्षा के दौरान ये लक्ष्य प्रकाश में आया कि मात्र 118 कार्ड दिनांक 1 नवंबर 2020 से दिनांक 9 नवंबर 2020 तक ही बनाए गए हैं। यह स्थिति अत्यंत खराब है। इस पर प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि सारे MOICS अपने अपने क्षेत्र की
एनएनएम, आशा सचिव एवं ग्राम प्रधान के साथ एडिशनल सीमाओं की उपस्थिति में बैठक कराएं और गोल्ड कार्ड की प्रगति बढ़ाने की कार्य योजना बनाते हुए लक्ष्य की पूर्ति करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि आशा को लक्ष्य पूरा करना ही है। यदि उनके द्वारा लक्ष्य पूरा करने में कोई लापरवाही, शिथिलता बरती जा रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह में यदि सुधार नहीं हुआ तो डीपीसी जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1,50,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने हैं, जिसके सापेक्ष 1 नवंबर से आज 9 नवंबर तक 1,118 कार्ड ही बनाए गए हैं। ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लक्ष्य की प्राप्ति में सुधार किया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एडिशनल सीएमओ यदि आदि संबंधित डॉक्टर उपस्थित रहे। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।